मुंबई पुणे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को बिल्ड करने के बाद महाराष्ट्र अपने राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बिल्ड करने वाला है। महाराष्ट्र ही वो राज्य था जिसने देश का पहला 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया। महाराष्ट्र ही वो राज्य है जिसने देश का सबसे तेज एक्सप्रेसवे बनाया। इन दोनों रिकॉर्ड के बाद अब महाराष्ट्र एक नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर चुका है। अक्सर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट हुआ है और जिसके दम पर महाराष्ट्र आज देश का सबसे अमीर राज्य बना हुआ है, वो सारा डेवलपमेंट सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज में ही हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर आप महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोस्टल एरियाज में है, खास करके मुंबई एमएमआर के पास, उनका पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है। जैसे जैसे आप महाराष्ट्र के ईस्ट की साइड जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम होता हुआ नजर आ जाएगा। नागपुर का केस यहाँ पर एक्सेप्शनल है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे इस डेवलपमेंट पैटर्न को चेंज कर सकता है। ये इकलौता हाईवे हो सकता है जिसका इम्पैक्ट रिलीजन और इकोनॉमी दोनों पे होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हाईवे इतना खास क्यों है, इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और इसको बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इकोनॉमी और खास करके टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सितंबर 2022 में नागपुर और गोवा के बीच में एक सुपर एक्सप्रेसवे को बिल्ड करने का प्रपोजल रखा। ठीक मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की तरह यह हाईवे 802 किलोमीटर का होगा। अभी के टाइम महाराष्ट्र में बना हुआ सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर के बीच समृद्धि महामार्ग है, जिसकी लेंथ 701 किलोमीटर की है। तो जब नागपुर गोवा के बीच यह एक्सप्रेसवे बनेगा तो यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अभी के टाइम अगर आप मुंबई से गोवा जाएं तो आपको 18 से 20 घंटे का समय लग सकता है, कई केस में तो इससे भी ज्यादा। लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे बिल्ड हो जाएगा तो नागपुर और गोवा के बीच की दूरी सिर्फ 7 से 8 घंटे की हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस, जो आज महाराष्ट्र के सीएम हैं, ये 2022 में डिप्टी सीएम थे जब इसका प्रपोजल दिया गया था, और मार्च 2023 में इसको अप्रूवल भी दे दिया गया। अब ये एक्सप्रेसवे इतना खास क्यों है, इसको जानने के लिए आपको इसका अलाइनमेंट को ध्यान से देखना होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि ये महाराष्ट्र के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। अगर आप इसका रूट अलाइनमेंट देखें तो यह 12 जिलों से होकर गुजरने वाला है। गोवा में एंटर करने से पहले 12 में से ऐसे कुछ जिले हैं जिनको बहुत गरीब माना जाता है, जैसे यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभानी, लातूर, बीड़ और ओस्मानाबाद। एक्सप्रेसवे की शुरुआत नागपुर से होगी, उसके बाद ये वर्धा से होते हुए महाराष्ट्र के कुछ गरीब जिलों से होकर गुजरेगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ये सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग से होते हुए गोवा में एंटर करेगा। ये एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच बने एक्सप्रेसवे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। जिस पर्पस के लिए मुंबई से नागपुर के बीच में एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, नागपुर से गोवा के बीच में बन रहा ये एक्सप्रेसवे ठीक उसी तरह के पर्पस को सर्व करेगा। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि इसको शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे क्यों बोला जा रहा है। वेल, जो इसका अलाइनमेंट है वो कुछ ऐसे इलाकों से होकर गुजर रहा है जो हिंदू धर्म के लिए काफी पवित्र माने जाते हैं। यहाँ 3 शक्तिपीठ मौजूद हैं, जैसे महालक्ष्मी इन कोल्हापुर, तुलजा भवानी इन तुलजापुर और लास्ट में पत्रा देवी इन गोवा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो है, रिलीजियस टूरिज्म सेक्टर को भी बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके साथ साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। ये रीजन काफी ज्यादा पिछड़ा माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन इन महाराष्ट्र। तो यहाँ फ्यूचर में कुछ नए नए इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रो होते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा और कई सारे नए जॉब्स क्रिएट होंगे। बट जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतने बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के साथ भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद पर्सनल तौर पे इस प्रोजेक्ट पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंड एक्विजिशन की। विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन में लैंड को आसानी से एक्वायर किया जा सकता है। जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके अनुसार यहाँ के मेजोरिटी फार्मर्स इस प्रोजेक्ट के साथ हैं, वो अपनी जमीन देने को तैयार हैं। लेकिन सांगली और कोल्हापुर के किसान इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं अभी के टाइम। अब गवर्नमेंट यहाँ एक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसानों से बात कर रही है। मेरे ख्याल से अभी ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है। अच्छी बात यह है कि जिन डिस्ट्रिक्ट में किसानों ने प्रोजेक्ट का साथ दिया है वहाँ पे लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को चालू भी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट का भी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पेड़ काटे जा सकते हैं। तो यह भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। वैसे तो सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट को 2028-29 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है
इसको कंप्लीट होने में 2030 से 31 तक का टाइम लग सकता है। ठीक ऐसा ही प्रेडिक्शन मैंने समृद्धि महामार्ग के साथ भी किया था कि इसको कंप्लीट होने में 2024 से 25 का टाइम लग सकता है। और ठीक मेरी प्रेडिक्शन की तरह समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से 2025 में कंप्लीट होगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की लागत 86,000 करोड़ रुपए के लगभग एस्टिमेट की गई है। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में देरी होती रहेगी वैसे वैसे इसका बजट भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब इसका प्रपोजल दिया गया था तो इसका बजट 75,000 करोड़ रुपए के लगभग एस्टिमेट किया गया था। ये चीज हमने कई सारे प्रोजेक्ट में होते हुए ऑलरेडी देखा है। वैसे ये एक बड़ा हाईवे तो जरूर होगा, लेकिन ये इकलौता हाईवे नहीं है महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र एक ग्रिड सिस्टम बनाने वाला है एक्सप्रेसवे का, जिसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बात की है। अगर आपको सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।